Bismillahirrahmanirrahim. This is most probably lecture number 6 of AI and RM both. So हमने लास्ट जो था लेक्चर नंबर 5 था ना, उसमें ये चीज डिस्कस की थी कि लेक्चर 1 to 4 AI और RM इंडिपेंडेंट होंगे, 5, 6, 7 या ऑन डिमांड अगर आप लोग कहेंगे 8 भी, ये 3 और 4 लेक्चर्स जो है ना वो कंबाइंड होंगे दोनों के। इसमें जो AI का पार्ट है वो टेक्निकलिटी है और RM का पार्ट है वो इसमें रिसर्च, पेपर राइटिंग, रिसर्च से रिलेटेड कोई सी बात जो हमें एक जो हमारा शूट जो हम इसमें स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे ना उसमें नजर आएगी, हम डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च पेपर रीडिंग, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च किस तरह से की जाती है, लिखी जाती है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। और एआई का पार्ट, क्योंकि ये पेपर ही रिसर्च पेपर एआई का है तो ये एआई का भी पार्ट बनता है। तो इसके बाद जो 3 करेंगे या अगर आपकी डिमांड आती है 4 करें, हम इसके बाद जो है वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे वापस, एआई अलग और आरएम अलग। फिर एआई में मैंने जिक्र किया था कि हम आगे लेटेस्ट को पहले कवर करेंगे, ट्रेडिशनल पे बाद में अगर टाइम अलाउ हो तो जाएंगे, और इस तरह से आरएम में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर अप करेंगे। सो दिस इज लेक्चर रिसर्च पेपर नंबर 2 वी आर डिस्कसिंग इन लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि एक और पेपर ले लिया। ये बेसिकली एक रिव्यू पेपर है, जिस तरह पहले भी एक रिव्यू पेपर ही था। अच्छा, पेपर का टाइटल है रिव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली ये जो टाइटल है ना, ये सीम्स टू बी एन इनकम्प्लीट टाइटल। इस टाइटल को थोड़ा सा ना एलेबरेट फॉर्म में होना चाहिए था, बट हाँ, अब इस पे जब ये जिक्र आया कि इस पे टाइटल ये क्यों है, इसको अपडेट क्यों नहीं किया गया, तो अब मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें किसी पेपर में एक्सप्लेन हो जाएंगी, किसी लेक्चर में, कोई किसी में। हम क्योंकि यहाँ जर्नल डिस्कस कर रहे हैं तो इसको जब एक सीक्वेंस में लेकर आएंगे, तो हम जब ये 3 का पार्ट खत्म करेंगे ना, तो फिर रिसर्च पेपर्स को जब 2 या 3 लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप हम इसको इसको एक सीक्वेंस देंगे इसको। फिर जब आपने प्रैक्टिकल चीज़ देखी होगी कि इस तरह से रिसर्च पेपर्स आपने देखे हैं, तो ये चीज़ आपको वो समझना ईजी हो जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि अगर ये टाइटल एक इनकम्प्लीट टाइटल लग रहा है, सीम्स के इनकम्प्लीट है, तो ये ऐसा क्यों है और इसको क्यों नहीं ठीक किया गया। तो क्वेश्चन यहाँ आता है कि क्या ये पेपर एक्सेप्ट किसने किया, पब्लिश किसने किया। क्या जिसने पब्लिश किया उसने किसी से चेक करवाया, और चेक करवाया तो उसने इसमें इशू निकाले। तो इसका अब थोड़ा सा मैं आपको इसकी जो है स्ट्रक्चर जो है ना पब्लिशिंग का, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एक चीज होती है कि पब्लिशर्स पब्लिशर डिफरेंट पब्लिशर्स हैं, और उसके हर पब्लिशर के साथ कुछ कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल्स एसोसिएट होते हैं। कॉन्फ्रेंस जर्नल में एक अगर सिंपल सा आप डिफरेंस देखें तो कॉन्फ्रेंस पेपर शॉर्ट पेपर होता है, लेंथ कम होती है उसकी, 4, 5, 6 पेजेस मैक्सिमम, कई जगह 6 तो अलाउ ही नहीं करते। और जर्नल पेपर जो है वो लेंथ पेपर होता है, इन लेंथ पेपर होता है, और उसकी लेंथ एक मतलब एक बेसिक सा डिफरेंस पहले मैं आपको बता दूं, उसकी लेंथ एटलीस्ट 15-16 पेजेस है, मैक्सिमम 50 तक भी चली जाती है। एवरेज अगर आप कहें तो 20-22 पेजेस इसका होनी चाहिए लेंथ। तो मजीद अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस वर्सेस जर्नल की, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस पेपर जो है वो प्रेजेंट होता है कहीं पर, उसकी एक प्रेजेंटेशन देनी होती है। जर्नल पेपर की प्रेजेंटेशन नहीं होती, वो मैगजीन में आता है, और ऑनलाइन मैगजीन्स भी उसके अवेलेबल होती है। अगर आप हार्ड में ना लें, ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन भी आ जाता है उसमें। सेकेंडली, अब इनका तरीकाकार क्या होता है। अब सपोज हमने एक पेपर भेजा है जर्नल में, जर्नल में आपने पब्लिश करवाना है। सबसे पहले आपने पेपर भेजा, वो क्या वो एक चैनल का एडिटर होगा ना, सबसे पहले एडिटर
एक तो होगा एडिटर इन चीफ, उसके अलावा एसोसिएट एडिटर्स भी होते हैं। एडिटर इन चीफ के पास तो नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता, ये एडिटर्स के पास पेपर चला जाता है, एसोसिएट एडिटर्स या एडिटर्स के पास। तो एडिटर्स जो है ना वो पहले इसको एक एक ओवरव्यू करते हैं, तकरीबन एन एवरेज ऑफ 3 to 7 days के अंदर वो एक ओवरव्यू करते हैं। वो हार्ड टेक्निकल चीज़ें नहीं देखते, वो देखते हैं कि पहले तो पेपर की आउटलुक देखते हैं, क्या ये पेपर इस काबिल है कि हमारे जर्नल में पब्लिश हो सके। अब इस काबिल है कि हमारे जर्नल में पब्लिश हो सके, यहाँ पर क्वेश्चन ही होता है कि उनका जर्नल कौन सा है। इट मीन्स कि जर्नल का कोई लेवल होगा उनका ना, लो लेवल भी हो सकता है, हाई लेवल भी हो सकता है। ये जिस लेवल का जर्नल है, अब ये लेवल कैसे डिफाइन होता है, इसको मेजर कैसे करते हैं, उसके भी कुछ इंडेक्सिंग स्कीम्स हैं जिसका हम थोड़ा सा कवर अप करेंगे आगे मजीद, जब हम जनरल सर्चिंग और इम्पैक्ट फैक्टर्स की बात करेंगे, आईएसआई इंडेक्सिंग की बात करेंगे। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करें, फिलहाल एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। कुछ अच्छे जर्नल्स हैं किसी क्राइटेरिया के मुताबिक, कुछ लो क्लास जर्नल है। सपोज हम बात करते हैं, अगर आप लोगों की एक चलें एक हम रिजल्ट की बात करते हैं, आप लोगों का अगर जीपीए आता है, तो अगर हम कहें 3.8, 3.7, 3.4, 3.3, 2.9, 2.7, तो इस तरह से एक ग्रेडिंग है ना, इस तरह से जर्नल की भी ग्रेडिंग होती है। तो वो एडिटर जो है वो एक नज़र आउटलुक देखेगा कि इस एक गुड शेप में है, एक आउटलुक देखेगा सेक्शन सारे ठीक हैं, कंप्लीट हैं, मोटे मोटे चेक करेगा रेफरेंस सही दिए हुए हैं, या देखेगा इसमें कुछ इसने नोवेलिटी अपनी अपनी कुछ चीज़ ऐड की है, अपनी तरफ से कुछ प्रपोज किया है, कुछ चीज़ न्यू नॉलेज इसमें ऐड अप किया है कि नहीं किया। ये भी सारी चीज़ें वो देख लेगा एक आउटलुक में। फिर वो प्लेजरिज्म चेक करेगा। प्लेजरिज्म क्या होता है, कैसे होता है, इस पे भी हम जिक्र करेंगे। तो वो प्लेजरिज्म चेक करेगा कि इसने कहीं नेट से कितना सिमिलैरिटी इंडेक्स है, मतलब नेट से कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। वो भी एक चीज़ मैं बता दूंगा, 19% जो है ना वो नॉर्मली एचईसी अलाउ करती है, बाकी भी 19% तक चल जाता है, लेकिन आप को बेस्ट तो ये है कि आप इसको 15% से ऊपर ना लेके जाएं। तो अच्छा, अब वो क्या करता है कि उसके बाद 2 रिव्यूअर्स को असाइन करता है। फिर ये रिव्यूअर्स कौन है, ये एक अगर हम बात करें ना कि एक स्टैंडर्ड क्या है, वो स्टैंडर्ड नॉर्मली यही है कि 2 को असाइन होता है। रिव्यूअर किसी भी कंट्री से हो सकता है, उनके डेटाबेस में मौजूद होते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप अगर रिव्यूअर बनना चाहें, तो आप खैर अभी अंडरग्रेड में हैं, अगर आप एमफिल या पीएचडी में होते हैं, स्कॉलर होते हैं, तो आप रिव्यूअर बन सकते हैं। आप प्रोफाइल बनाएंगे जर्नल की वेबसाइट पे जाके, और उसमें ऑप्शन होता है एज आप रिव्यूअर के लिए अवेलेबल हैं कि नहीं, आप उसको रिव्यूअर एज अ रिव्यूअर सेलेक्ट करेंगे, इसमें ऑप्शन होता है। तो आप सेलेक्ट कर देंगे, उनके डेटाबेस में आप आ जाएंगे। अब जिस तरह मेरे पास एक पेपर आया है, उन्होंने नेट से सर्च किया कि उसमें मेरा कोई पेपर पब्लिश था फर्स्ट ऑथर के साथ। तो जिस तरह फर्स्ट ऑथर इसमें से ये है, अगर इसमें हम बात करते हैं ना, तो हम एक इन शॉर्ट बात करें, रिव्यूअर्स जो है ना वो अच्छे जर्नल्स वाले जो होते हैं ना, वो अच्छे लोग, अच्छे प्रोफाइल्स वालों को रिव्यूअर बनाते हैं। वो देखते हैं कि अब जिस तरह मुझे वो ईमेल आई, उन्होंने मेरा पेपर देखा और वो एक अच्छा एक लेंथ पेपर था जर्नल का, अच्छे जर्नल पब्लिश था, उन्होंने मुझे ईमेल किया, स्पाई पब्लिशर है यूएसए का, तो जर्नल ऑफ मेरे ख्याल में मेडिकल साइंसेज है या जो भी है, या मेरे ख्याल में कंप्यूटर विजन से रिलेटेड, उन्होंने मुझे एक रिव्यू के लिए भेजा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको रिव्यू करना चाहते हैं तो हमें ना 3 days में आप इसे एक्सेप्ट कर लें। फिर उसके बाद वो 21 days का टाइम होता है, ये ना एक स्टैंडर्ड है, हर जर्नल में 21 days का टाइम देते हैं कि आप इसमें ना हमें कमेंट्स दें। वो नॉर्मली रिव्यूअर्स किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं। लो क्लास जर्नल्स जो हैं वो फिर लो क्वालिटी जो रिव्यूअर्स उनको भी दे देते हैं, और जो हाई जो है स्टैंडर्ड के जो प्रोफेसर्स हैं ना, यूरोपियन या यूएसए, पाकिस्तान के भी अच्छे अच्छे जर्नल्स के रिव्यूअर्स हैं पाकिस्तानी, वो इसको ना एक अच्छा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं कि हमें रिव्यू, क्योंकि रिव्यू करने से ऑब्वियसली आपको अंदाजा होगा कि हम लोग रिसर्च से, एक्टिव रिसर्च से इन टच होते हैं ना, हमें पता होता है, हमारे पास पेपर आता है कि ये पेपर आप बताएं एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, फिर हम उसको पेपर रिव्यू करने के तरीके हैं, फिर उस पर हम फिर जाएंगे।
तो इस तरह 2 बंदों के पास चला जाता है। अब उन दोनों के आंसर्स पे डिपेंड करता है वो क्या कमेंट्स देते हैं। कमेंट 1 लाइन का भी हो सकता है, कमेंट 10 लाइनों के भी हो सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं, अगर अगर उनमें से एक कह दे ना रिजेक्ट, एक कह दे एक्सेप्ट, फिर वो नॉर्मली थर्ड को भेजते हैं। फिर तीसरे की बेस पे डिसाइड होता है। अगर वो दोनों कहते हैं कि एक्सेप्टेड है या कुछ चेंजेस बता दे, तो वो चेंजेस जर्नल वाले बताते हैं कि आप करें। फिर अगर वो कहें इसमें मेजर चेंजेस हैं तो वो दोबारा उनको भेजते हैं। अगर वो कहें कि नहीं कोई माइनर सी चेंजेस हैं तो वो दैट विल बी एक्सेप्टेबल, फिर वो जर्नल वाले खुद ही उस चेंजेस को देख के आगे पब्लिशिंग के फेज में ले जाते हैं। अब जब जर्नल वाले ना रिव्यूअर्स जब रिव्यू करके जब उनको उनके उनके पोर्टल में जाके सबमिट करवाते हैं ना, वहां पर वो ऑप्शन देते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। हर जर्नल वाले अपने अपने क्वेश्चंस उसमें ऐड अप किए होते हैं ना। एक में कमेंट्स का ऑप्शन होता है, अपने कमेंट्स दें। एक में होता है कि ये सिर्फ हमें कोई बात आप लिखना चाहें जो ऑथर के पास नहीं जाएगी, जर्नल के एडिटर को कुछ लिखना चाहें इसके एंड से तो आप वो लिख दें। या फिर एक ऑप्शन होता है कि उसमें ना इसका जो टाइटल है वो टाइटल इसका एक्सेप्टेबल है। तो वहां पर ना इस पॉइंट पे था जो मैं आ रहा था। बाकी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो गई हैं, वैसे ही काफी सारी चीजें फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। तो जो टाइटल इसमें होता है ना, वो टाइटल आप लोगों जो रिव्यूअर है वो इसमें कमेंट देता है कि ये टाइटल एक्सेप्टेबल है। अब इट मींस कि इस जर्नल के जो रिव्यूअर हैं, 2 रिव्यूअर्स होंगे नॉर्मली, उन दोनों ने इसको टाइटल में कोई एतराज नहीं किया। जब एतराज नहीं किया तो इट मींस कि जो ऑथर ने लिखा है वो टाइटल एक्सेप्टेबल है। अगर वो एतराज करते तो देन ये जाता उनके पास, ऑथर्स के पास जाता कि इस टाइटल को अपडेट करें। तो फर्दर इसका एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, यहाँ पर इसने एफिलिएशन मेंशन की हुई है, जो मैं आपसे लास्ट लेक्चर में बात कर रहा था। ये मलेशिया की है एफिलिएशन, और दूसरी ये इराक की है एफिलिएशन। तो वो यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि वन जो है हिस्टेरिक, इसको वन किया हुआ है, वन यहाँ पर है। ये वन वाले जो हैं ये मलेशिया के हैं, ये टू वाला जो है ये यहाँ के हैं। और जो थ्री वन और टू भी मलेशिया है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में कॉलेज चेंज है। और 3 एंड 4 जो हैं वो यहाँ पर इराक के हैं। मे बी ये डिफरेंट कैलिब्रेशन में काम हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ, म्यूचुअल के डिफरेंट मीनवाइल के कोई टीचर्स हों किसी लिंक के थ्रू। अब नीचे उसके ईमेल आईडी का ऑप्शन होता है। अच्छा, ये जो ईमेल आईडी है ना, ये एक ऑथर अपना भी दे सकता है, ये मे बी ना दें। इट्स अप टू डिपेंड्स अपॉन ऑथर्स के वो देना चाहे कि ना देना चाहे। तो ये ईमेल आईडी जो है ना, ये ऑथर्स चाहें तो अपना ईमेल आईडी को एक देना चाहे, दूसरा देना चाहे तो ये दे सकते हैं। अच्छा, अब ये पेपर रिव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये जिस ईयर का पेपर होगा आगे मेरे ख्याल में कहीं ना किसी पेपर के एंड इसमें शूट में आएगा। तो ये उस ईयर तक का रिव्यू है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन इसमें एब्स्ट्रैक्ट के बाद आ रहा है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने काफ़ी सारी बातें इसमें लास्ट टाइम भी की थी कि इंट्रोडक्शन सेक्शन में अच्छा, अब इसने इंट्रोडक्शन सेक्शन में जो है सेक्शंस बताए हैं वो 3-4 हैं। एक है नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स, के नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स क्या होते हैं। ये नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो एआई सिस्टम्स हैं, एआई के सिस्टम्स हैं। तो इसने इसमें आई थिंक 4 to 5 आई थिंक नॉलेज बेस्ड है, फिर इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं, देन एन पे आ गए। अच्छा, अभी जब हम एआई का जिक्र करेंगे ना, हम एन से शुरू करेंगे एआई को, क्योंकि ये जो है एआई, ये अब इसने 2005 का रेफरेंस दिया, लेकिन एन में जो लेटेस्ट काम हुआ ना वो 2010, 15 एंड 2021 में भी काम इसमें हो रहा है। ये पेपर जो है ये 2013 का है जो पब्लिश हुआ है। तो हम जो है ना वो एआई का स्टार्ट अभी करेंगे ना, ये 3 लेक्चर्स कवर करके। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा पेपर है वो भी एन पे ही होगा। एन की किसी टेक्निक पे ना हम मशीन लर्निंग और एन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो है एन से स्टार्ट होगा, जो अभी जो हम करेंगे इसका जिक्र लेक्चर नंबर 8 से 8 to 12 और 13 तक हमारे ये एन ही चलेगा, एन या डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, क्योंकि ये लेटेस्ट जो है ना चल रही है एआई में आजकल, काम इसमें ज़्यादा हो रहा है। देन फिर हम जो एक्सपर्ट सिस्टम है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, इंटेलिजेंट एजेंट्स जो अभी पिछले इसमें सेक्शंस आए थे उन पे काम करेंगे।
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एन को इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि इसने काफी सारे इसने एन को ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है, काफी मैंने तो बड़ा शॉर्टली यहाँ ऐड किया, तो वो इसलिए दिया हुआ है कि इस पे काम जरा ज्यादा हो रहा है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एन, तो हम बात करते हैं, एक ये न्यूरल नेटवर्क है यहाँ पर गिवन ना, ये एक न्यूरल नेटवर्क है, ये जिसने गिवन किया, मेरे ख्याल में इससे कलर इसका बिल्कुल वेग हो रहा है। ये एक न्यूरॉन है, इस सर्कल में ये दूसरा न्यूरॉन है, ये थर्ड न्यूरॉन है। अच्छा, अब यहाँ पर है क्या, ये बेसिकली इनपुट है। इसमें सबसे पहले इनपुट लेयर होती है, फिर उसके बाद हिडन लेयर्स होती हैं, फिर आउटपुट लेयर होती है। अच्छा, एक यहाँ पर वेट लेयर का जिक्र हुआ है, तो इसमें ये वेट्स का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ना एन का आइडिया दे देता हूँ। इनपुट हमारे पास जो है ना वो डाटा होता है हमारा, जो हम डाटा लेते हैं। वेट्स मीन्स के कुछ वेट है, ये वेट मीन्स कि किस इनपुट के साथ क्या चीज प्लस करनी है, क्या माइनस करनी है, क्या मल्टीप्लाई करनी है, क्या डिवाइड करनी है। और हिडन लेयर ये है कि उसकी जो इनपुट की आउटपुट आई है, उसको फिर फर्दर वेट देके एक और आउटपुट निकालें, उस आउटपुट को इनपुट कंसिडर करके एक और आउटपुट निकालें। तो जितने आउटपुट इन बिटवीन निकालेंगे वो इन बिटवीन हिडन लेयर। हिडन लेयर ना हो हिडन लेयर एक हो, एक भी हो सकती है, हिडन लेयर ज्यादा हो, ज्यादा भी हो सकती है। अब हमारे पास बेसिकली इनपुट इनपुट पे कोई फार्मूला लगाना है और आउटपुट निकालना है। ये बेसिकली एक एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। तो नाम से जाहिर है, मैंने आपसे जिक्र पहले भी पिछले लेक्चर्स एआई के लेक्चर्स में किया था कि एन जो है ना बेसिकली वो आर्टिफिशियल का वर्ड अगर हटाते हैं तो न्यूरल नेटवर्क, ये ब्रेन के सिस्टम से ना स्टार्ट हुआ है। तो ब्रेन के सिस्टम से ये जो है इसका कॉन्सेप्ट आया। तो ब्रेन में भी बेसिकली यही काम हो रहा है। जब हम इसकी बात करेंगे ना न्यूरल नेटवर्क की, तो हम थोड़ा सा ना 2 3 4 स्लाइड्स ब्रेन के सिस्टम पे भी करेंगे डिस्कस के ब्रेन में बेसिकली जो ब्रेन में है वो क्या हो रहा है और आर्टिफिशियल में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ का जिक्र करेंगे। लेकिन अभी इतना सा लाइट सा जो है ना, हम इसका फ्लेवर ले लेते हैं कि हमारे पास एक इनपुट है, फिर हमने कुछ वेट्स अप्लाई किए, वेट्स के साथ कोई फार्मूला अप्लाई किया ना, इनपुट और वेट्स के बीच बिटवीन को फार्मूला हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, और हमारे पास आउटपुट आ गई। वो आउटपुट को इनपुट, अगर उस आउटपुट का आउटपुट लेंगे तो वो एक स्मॉल सा न्यूरॉन होगा। अगर उस आउटपुट को हम इनपुट लेके फर्दर लेयर में लेके जाएंगे, उसको इनपुट बना के फिर उस वेट मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें और आउटपुट लें, तो वो हिडन लेयर हो जाएगी, वो मल्टी लेयर हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर सिंपल परसेप्ट्रॉन है, इस तरह मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन भी होता है। परसेप्ट्रॉन बेसिकली न्यूरल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का नाम है परसेप्ट्रॉन। इसमें कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। अच्छा, अब फर्दर एक वर्ड यहाँ यूज हुआ है, ट्रेन। तो ट्रेनिंग क्या चीज है, देखिए इनपुट तो अब मैं जो है ना इस चीज को एक अपेरेंटली शो कर रहा हूँ, ताकि जब आप लोग न्यूरल नेटवर्क का पढ़ें तो आपको ना काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा इस चीज का। अ, अगर हम इनपुट देखें तो वो आपके पास थी, कोई इमेज हो सकता है, कोई कंप्यूटर वीएन बेस्ड एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, कोई इमेज ले लिया। वेट जो है ना वो हमारे पास मालूम नहीं है, वेट कितना रखना है, क्या रखना है, जो आउटपुट चाहिए उस हिसाब से वेट होगा। तो हमें जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आउटपुट के हिसाब से हमने वेट को एडजस्ट करना है। तो ये काम ट्रेनिंग में होता है। अभी हम इस पे इन डेप्थ नहीं जाएंगे, जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये न्यूरल नेटवर्क में ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग क्यों करते हैं, हम इसको वेट्स को अपडेट करने के लिए करते हैं। और जब वेट्स को अपडेट कर लें तो हमारे पास जो है ना वो एक ट्रेंड न्यूरल नेटवर्क हो जाता है। जब वो ट्रेंड हो जाता है फिर उसके बाद हम उसको इनपुट दें, हमें वो आउटपुट दे देगा। ट्रेन का मतलब क्या है, सिखा दिया। एक चाइल्ड है, आपने उसको बता दिया कि ये हॉट वाटर है या हीटर है, इसको आपने हाथ नहीं लगाना। एक बार सिखाया, दूसरी बार सिखाया, तीसरी बार सिखाया, चौथी बार सिखाया, पांचवी बार सिखाया, कब तक सिखाएंगे, जब तक वो समझ ना जाए। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क को भी सिखाते रहते हैं, एक दफा दूसरी दफा।
अच्छा, अब एक मैं इंटरेस्टिंग सा आपको एक वर्ड बोलूँ, मे बी आपको ये याद रहे, जो हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ेंगे, इपॉक। जब हम बात करते हैं ना, हमने ट्रेनिंग किया तो कितने इपॉक्स में ट्रेनिंग हुई है? हम कहते हैं चलो 56 इपॉक्स में हुई है। इसी तरह हम कहेंगे चाइल्ड को कितने दफ़ा हमने सिखाया है? कहेंगे चलो 10 दफ़ा 50 टाइम्स इसको हमने सिखाया, फिर जाके इसको समझ आया कि ये हीट है, इसको नहीं हाथ लगाना। इसको हाथ लगाया तो हैंड जो बर्न हो जाएगा। तो यहाँ वो होता है इपॉक। इपॉक में होता है डाटा इनपुट किया, फिर हमने आउटपुट देखी सही नहीं आई, फिर हमने उसको, बच्चे का भी हम आउटपुट देखते हैं ना कि वो दोबारा हाथ लगा देगा, फिर इनपुट से आउटपुट देखी नहीं ठीक आई, फिर उसको ट्रेन किया, वेट को चेंज किया, फिर इनपुट की आउटपुट निकाली, फिर वेट को ट्रेन किया। तो ये एक सिमिलैरिटी है बिटवीन ह्यूमन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। ह्यूमन का कौन जो है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। न्यूरॉन्स किस तरह चलते हैं, स्क्रीशन है उसमें, वो किस तरह इनपुट होती है, आउटपुट होती है। ये न्यूरल नेटवर्क मैथमेटिकल न्यूरल नेटवर्क है और ये रिलेटिवली इजी है। इसमें जस्ट फार्मूला हो जाएगा आपके पास, और फार्मूला फिर चेंज होते जाएंगे और डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के नाम बदलते जाएंगे। तो आई थिंक ये छोटा सा एक फ्लेवर हो गया। तो हम इसको जब एक मैथमेटिकल एक लेक्चर इस पे आएंगे ना, 5 to 10 स्लाइड्स में इन चीज़ों पे, तो चीज़ क्लियर हो गई। एक छोटी सी चीज़ है सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। अभी हमने बात की कि हम लर्न करवा रहे हैं ना, न्यूरल नेटवर्क को समझा रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, हमने उसे सिखाना है कि हमने मेल और फीमेल में एक फेस की बेस पे ना डिस्टिंग्विश करना है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि इस एग्जांपल जो थी ना, ये शुरू में न्यूरल नेटवर्क जब डिस्कवर हुआ था ना, जिसने पहली बार इसको मैथमेटिकल मॉडल किया था, एक बार बनाया था, तो उसने ये चीज़ जो है वो पिक्चर्स पे किया था, एक मेल पिक्चर और फीमेल पिक्चर, कि एक फेस की पिक्चर ली, वो दे दी, और एक फेस की पिक्चर ले ली, वो दे दी इनपुट पे। अब हमने कह दिया कि ये इसको एक से एसोसिएट कर दिया, उसको दूसरे से एसोसिएट कर दिया, फिर हमने 10 पिक्चर्स पे उसे सिखाया, फिर उसे 11th पिक्चर दी। उस पिक्चर पे वो उसने बताना था कि ये सपोज यहाँ पर, तो अगर हम बात करें 1 या 0, तो 1 करवाना था या 0 करवाना था। तो बेसिकली ये एक लर्निंग ही हो गई ना, कि हम उसको लर्न करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो सुपरवाइज मीन कि हमने उसे बताया साथ में कि ये जो है ना, ये आउटपुट इसकी ये थी, इसकी ये थी, गलत आउटपुट पे जा रहे हैं। लेकिन अनसुपरवाइज भी होते हैं लर्निंग टेक्निक, उसमें न्यूरल नेटवर्क्स की कुछ केसेस अनसुपरवाइज में थे, लेकिन ज्यादा न्यूरल नेटवर्क सुपरवाइज में यूज होता है। कुछ टेक्निक्स हैं एआई की, मशीन लर्निंग की, तो वो अनसुपरवाइज में भी हैं। और वो अनसुपरवाइज में जो है वो इस तरह से हैं कि उसको हम ये नहीं बताते कि इसकी आउटपुट क्या है। मिसाल के तौर पे एक एक हमने इमेज ले लिया, उसमें सपोज हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के की इंफॉर्मेशन है। एक और किस्म की, एक सपोज एक में हमने कह दिया, एक में एक वॉल की का इमेज है, उसमें एक हमारे पास विंडो है और साथ में एक प्लेन वॉल है। हमने उसे दे दिया और उस पर कोई एआई टेक्निक लगाई, तो हमें आउटपुट ये चाहिए कि वो वॉल को अलग करे और इमेज में से वॉल निकाल दे, बाकी को ब्लैक कर दे, या इमेज में से विंडो को वाइट कर दे, बाकी को ब्लैक कर दे। तो वो ऑटोमेटिकली करता है। इसमें हमने कोई उसे ये नहीं बताया कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ये ऑटो में काम करेगा। तो ये भी तरीके हैं, क्योंकि उसमें ये कुछ केसेस ऐसे हैं कि हम उसको एग्जांपल नहीं दे सकते, कुछ एप्लीकेशन है ना थोड़ी complex। तो बेसिकली एआई जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके कुछ फील्ड्स हैं, उनमें से एक फील्ड मशीन लर्निंग है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क भी आते हैं। ये हम लेक्चर नंबर 8 में ना, आपके भी 2, 3, 4 तक तो हम एआई को ही जनरल अंडरस्टैंड करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आ गई। अभी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी हैं, न्यूरल नेटवर्क बताया है, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ही क्रिएट हो रही है ना। ये 3 रिसर्च पेपर्स में हम एप्लीकेशंस डिफरेंट देखते जाएंगे। तो जब हम 8 में जाएंगे तो ज़रा डिटेल में जाएंगे, और 9, 10, 11, 12 आगे जितने भी होंगे, हम टेक्निक्स पे आ जाएंगे ना। तो हमारा गोल यहाँ पर ये है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो कैसे क्रिएट की है। अच्छा, फाइनली इसने लिखा है इसके बेनिफिट्स क्या है। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। अच्छा, अगर हमारे पास एआई सिस्टम रिलायबल नहीं है ना, तो
ये एक ऐसा सिस्टम हमारे पास बनेगा जिसके नुकसानात इतने होंगे कि हम उसको अंदाजा भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक सिक्योरिटी सिस्टम है और वो जिस तरह बायोमेट्रिक्स कह लेना, बायोमेट्रिक मीन्स कि अगर थंब की बेस पे वो डिटेक्ट कर रहा है और अगर वो सिस्टम जो है वो एक्यूरेट नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो वो सारी सिक्योरिटी उसकी फेल हो जाएगी। तो रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी इसकी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंट मीन्स कि वो जो फीचर वो निकाल रहा है ना, एक में से वो दूसरे में भी वो फीचर होने चाहिए, मतलब कैलकुलेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर फिंगरप्रिंट्स के फीचर निकल रहे हैं ना एक से, एक के हैंड में दूसरे के भी फीचर निकलने चाहिए, तब कंसिस्टेंट होगा। ये ना हो कि एक जो है वो दो पे अप्लाई हो रहा है, बाकियों पे अप्लाई नहीं हो रहा, तीसरा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेशन, इस पे बात हो गई थी कि जब ह्यूमन बीच में से एलिमिनेट हो जाएंगे, सिस्टम काम कर रहा होगा, तो दैट इज ऑटोमेट। स्पीड, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर हम सब जनरल डिस्कशन अगर हम करें स्पीड की, तो स्पीड में कुछ जगह स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल जो डीप लर्निंग है ना, उसमें स्पीड जो है वो ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा हो गई है। अब ट्रेनिंग का वर्ड लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने उसे सिखाया है, और उसे बड़ी दफा हमने सिखाया है। जितनी दफा तक वो नहीं सीख सका उसे सिखाया है, मतलब जितनी जब तक वो सीख नहीं सका उसको सिखाया है। और हमें कैसे पता चला कि उसने सीख लिया है? तो हमने आउटपुट ली है, जब आउटपुट ठीक आ गया तो हमने टिल देन जब आउटपुट चले 80-90% तक आ गई तो हमने समझे कि वो सीख गया। तो स्पीड जो है ना वो ट्रेनिंग की ज्यादा होती है, टेस्टिंग की स्पीड कम। सॉरी, मैं उल्टा बोल गया हूँ कि ट्रेनिंग की स्पीड ज्यादा होती है, टेस्टिंग की स्पीड, ट्रेनिंग का टाइम ज्यादा होता है, टेस्टिंग का टाइम कम होता है। स्पीड जो है ना वो ट्रेनिंग की स्लो होती है, टेस्ट में हमारे पास जो है वो जरा जल्दी हो जाता है। टेस्ट में देखें उसे सिखाना नहीं है, जैसे हमें इंक्वायर करना है, उसने वो स्टेप्स जो फॉलो किए, वेट्स अभी हमने जिक्र किया ना, वेट्स ट्रेन होते हैं, वो वेट्स उसने फिक्स किए हुए हैं, वो वेट्स उस पर अप्लाई करने हैं और जस्ट उसने बता देना कि ये यस और नो और नो। फर्दर इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो हमें काफ़ी सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग दे देती है। इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी कंप्यूटर विजन में भी आएंगी, हमें काफ़ी सारी चीज़ों का अंडरस्टैंड हम कर लेते हैं। फर्दर नॉलेज एक्वायरिंग, हमें काफ़ी सारी चीज़ों का नॉलेज हासिल कर सकते हैं कि जब हम किसी में से किसी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस या हम डिफरेंट एप्लीकेशन में बात करेंगे, तो बेसिकली हम जो है ना वो एक अवेलेबल डाटा में से नॉलेज निकालते हैं, तो हमें बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। नॉलेज जो है वो बिला वजह नहीं हम निकालते, वो बहुत यूजफुल होता है कि हम जो एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके लिए हम डाटा में से नॉलेज निकालते हैं। वो नॉलेज जो निकालते हैं वो हमारे पास जो है वो किसी न किसी एप्लीकेशन में यूजफुल होता है। इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, गेम प्लेइंग, स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मेडिकल डाटा माइनिंग और एंड मैनी अदर्स, बहुत सारी हैं। तो एप्लीकेशन इसकी जो है वो बहुत सारी डोमेन्स में है। अच्छा, अब ये कि कंक्लूजन्स के बाद जो है ना रेफरेंसेस का सेक्शन आता है। लास्ट टाइम मैंने इससे बात नहीं की थी, इसलिए थोड़ी सी बात इस पे करते हैं कि रेफरेंसेस क्या चीज़ है। बेसिकली रेफरेंसेस जो है ना वो प्रीवियस जो रिसर्चेस हुई हैं उसको हम कोट करते हैं रिसर्च पेपर में, और जिस नंबर पे कोट करते हैं वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। मैं अगर एक सेंटेंस में इसकी बताऊँ ना आपको पॉइंट, वो ये कि रेफरेंस के बगैर ना हम कोई बात कर ही नहीं सकते रिसर्च में। मतलब अगर आपने कोई पॉइंट रेस किया ना कि एआई आजकल आजकल की एक लेटेस्ट टेक्निक, एआई आजकल की एक लेटेस्ट रिसर्च डोमेन है, आप ये बात जो है ना वो, ये तो चले एक जनरल सेंटेंस है, आप लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर बेटर तो ये है कि आपने अगर यहाँ से स्टार्ट लिया तो आप इसके आगे 1-2 रेफरेंस लिखिए। पेपर 1 में ये बात साबित हुई है कि एआई में आजकल काम हो रहा है, पेपर 2 में साबित हुई है, हमने आगे कोट किया, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मैं नेक्स्ट पेपर में आपको ना ये चीज़ शो कर दूंगा कि जिस तरह यहाँ टेक्स्ट का फुल स्टॉप से पहले स्क्वायर ब्रैकेट लेके
1, 2 या 1 ब्रैकेट क्लोज ओपन क्लोज एंड कॉमा, फिर 2 के लिए ब्रैकेट ओपन की और क्लोज अलग से कर ली। या अगर आप बात करते हैं कि आजकल न्यूरल नेटवर्क्स में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ना उसकी डोमेन में काम ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको बगैर रेफरेंस के नहीं कर सकते। मतलब आप कोई भी आप जो पॉइंट है ना उसको सपोर्ट करने के लिए यू नीड टू हैव अ रेफरेंस, और जब आप रेफरेंस करेंगे तो उस रेफरेंस को आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। मतलब आपने कहा कि हमने लेटेस्ट रिसर्चेस बता रही हैं कि ये काम इस तरह से हो सकता है, उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। रेफरेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो रेफरेंस कितने होने चाहिए? कॉन्फ्रेंस पेपर के 20 अराउंड एनफ है, और अगर आपका जनरल पेपर है तो रेफरेंसेस मस्ट बी अबव 25, 30, 35। अगर आपका थीसिस है, एमफिल थीसिस है, तो इसके में तकरीबन 50, 55, 60 तक होते हैं। यहाँ पर हम इसे क्लोज करते हैं, और जो नेक्स्ट पेपर है वो हमारा पेपर नंबर 3 होगा, और वो हम करेंगे एक टेक्निकल ले लेते हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू ना हो तो वो देख लेंगे। तो अगर आप लोग फोर्थ करना चाहते हैं तो CR जो है SCC CSSC BS वाले जो है ना वो CR उसने मुझसे कांटेक्ट कर लिया। और दूसरा ये कि जो MCS MIT वाले अगर स्टूडेंट्स हैं कोई तो वो भी CR मुझसे कांटेक्ट कर ले। तो अगर आप फोर्थ पेपर चाहते हैं तो हम फोर्थ ऐड कर लेंगे, ML और उसमें सॉरी AI और उसमें RM में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये बहुत कंबाइंड है, तो इसमें हम ऐड अप कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन आंसर्स बना दूंगा आपको, दोनों के अलग अलग बना के दूंगा, AI के अलग और RM के अलग। तो ये 3 लेक्चर्स तो थे, मेरा था कि हम कंबाइन हो जाए, लेकिन अगर आप फोर्थ कोई रिसर्च पेपर चाहते हैं तो आप मुझे बता देंगे, तो मैं इसको ऐड अप कर दूंगा, या मैं CR से इनको ऐड कर लूंगा। तो सेकेंडली ये कि अगर इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो इसमें क्वेश्चंस जो है ना वो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र पिछले लेक्चर में किया था कि सपोज रेफरेंस जो है ना, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा कि रेफरेंस जो है वो आप एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें आप रेफरेंस को कोट करें। तो आप इसमें कोई एग्जांपल लिख देंगे इस तरह से कि अपना आप स्टेटमेंट लिखेंगे कि कि कॉपर मटेरियल जो है ना दैट इज गुड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। तो आप आगे लिखेंगे 1 और नीचे आप लिखेंगे 1 कॉमा डैश ऑथर्स एट ऑल, ऑथर्स 1 ऑथर 2 ऑथर 3 कॉमा यू, मतलब इसमें आप लिख सकते हैं कि कोई भी टाइटल अपनी तरफ से बनाकर कि इफेक्ट ऑफ यूजिंग कॉपर इन इलेक्ट्रिक वायर्स। इस तरह से आप रेफरेंस दे देंगे। तो क्वेश्चंस मैं आपको बना दूंगा इस तरह से, तो आप उसको इस लेक्चर में से देख लीजिए, नेट से देख लें, तो दैट विल बी हेल्पफुल। So thank you so much for this lecture.